हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की सीरीज का लेक्चर नंबर 9। पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं अपनी फर्स्ट यूनिट के दो पार्ट यानी इंट्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इन जावा। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 1 के थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, सब क्लास, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। आई होप आप सभी अपने कॉपी पेन साथ लेके बैठे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? Object oriented programming is a methodology to develop a program using classes and objects. Object oriented programming एक वे है, एक methodology है डेवलप करने का एक प्रोग्राम को क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करके। It simplifies the software development and maintenance by providing following concepts. कौन कौन से concepts हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग, ये सभी। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इन जावा इज लाइक गेटिंग क्वालिटीज फ्रॉम योर पेरेंट्स। एक इस तरीके से जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज को गेन करते हैं। जस्ट लाइक यू माइट इनहेरिट योर मॉम्स आइज एंड योर डैड हाइट। जैसे कि आपकी आंखें आपकी मम्मी पे गई हैं और आपके हाइट जो है वो आपके पापा पे गई है। In Java, a class can inherit feature like method and variable from another class. Java में एक क्लास भी किसी another क्लास के जो फीचर्स हैं उनसे ली हो सकती है, मतलब उनके जैसी हो सकती है। दिस इज सुपर यूजफुल बिकॉज इट सेव टाइम एंड एफर्ट्स। ये काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये टाइम को बचाता है और एफर्ट्स को कम करता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, एक कोड को बार बार लिखने के बजाय यू कैन राइट इट वंस इन अ पेरेंट क्लास। आप उसको एक बार लिखोगे पेरेंट क्लास में एंड देन यूज इट, और आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। नाउ व्हाई वी नीड टू यूज इनहेरिटेंस? सबसे पहला इसमें कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने कोड में चीजों को बार बार यूज कर सकते हो एक बार लिखने पर। मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मतलब आप अपने मुताबिक चीजों को चेंज कर सकते हैं बाद की क्लास में। एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स आप कुछ चीजें जो नहीं चाहते कि वो बाद में यूज हो, आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, यू राइट लेस कोड बिकॉज यू कैन यूज व्हाट्स ऑलरेडी रिटन इन द पेरेंट क्लास। आपका कोड छोटा हो जाता है या आप उसे छोटा लिखते हो क्योंकि जो भी आप लिखना चाहते हो वो पहले ही लिखा हुआ है पेरेंट क्लास में, तो आप इजीली उसे डायरेक्ट वहीं से कॉल कर सकते हो, वो पूरी चीज वहीं से कॉपी हो जाएगी। दूसरा, मेथड ओवरराइडिंग। इफ यू वांट टू चेंज हाउ अ मेथड वर्क इन द चाइल्ड क्लास यू कैन डू दैट विदाउट टच द पेरेंट क्लास। अगर आप चाइल्ड क्लास में कुछ चीज चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, और पेरेंट क्लास में आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। Abstraction means you can hide complex stuff in the parent class and show only what need in the child class. मतलब पेरेंट्स क्लास में आप थोड़ा सा एडिट करके जो चीज आप नहीं चाहते कि चाइल्ड क्लास में आए उनको भी एडिट कर सकते हैं, और सिर्फ उन चीजों को ले सकते हैं जो सिर्फ नीडेड हैं। एंड यू यूज इट विद द एक्सटेंड कीवर्ड इन जावा। एक्सटेंड कीवर्ड से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो आपके पास एक बाईसाइकिल है और आप एक माउंटेन बाइक बनाना चाहते हैं। तो जो चीजें बाईसाइकिल में हैं उसके कुछ फीचर्स आप चाहते हैं कि माउंटेन बाइक में भी हों, जैसे कि हैंडल, टायर, ये सब चीजें तो होती हैं। तो ये क्वालिटीज तो माउंटेन बाइक में चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अदर फीचर भी चाहिए। तो बाईसाइकिल लाइक ए पेरेंट क्लास की तरह होगी आपकी, और आप जो माउंटेन बाइक बनाओगे वो आपकी होगी एक तरीके से चाइल्ड क्लास। ठीक है। सो इफ यू हैव अ बाईसाइकिल क्लास एंड यू वांट टू मेक ए माउंटेन बाइक क्लास दैट हैज ऑल द फीचर्स ऑफ बाईसाइकिल प्लस सम एक्स्ट्रा, यू जस्ट से माउंटेन बाइक एक्सटेंड बाईसाइकिल। मतलब आप इस कोड को लिखोगे एक तरीके से तो ये बाईसाइकिल की जितनी क्वालिटीज है उनको तो ले लेगा। माउंटेन बाइक हैज एवरीथिंग बाईसाइकिल हैज। अब माउंटेन बाइक के पास वो सब चीजें तो हैं जो बाईसाइकिल के पास हैं, एंड यू कैन ऐड मोर टू इट, और आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे हेयर है एग्जाम्पल, क्लास बाईसाइकिल एक क्लास है, उसमें क्या चीज है, इंट स्पीड, वॉइड अप्लाइड ब्रेक, इंट डिक्रीमेंट, एंड स्पीड माइनस इक्वल टू डिक्रीमेंट, वॉइड स्पीड, इंट इंक्रीमेंट, स्पीड प्लस इंक्रीमेंट। दो क्वालिटीज है इसके पास, किसी चीज की स्पीड बढ़ाने की और घटाने की। अब आप क्या चाहते हो, जो मैं माउंटेन बाइक बनाऊंगा उसमें ये दोनों क्वालिटीज पहले से ही हो, तो आप इस चीज को दोबारा लिखने की बजाय वहां पे सिर्फ देंगे क्लास माउंटेन बाइक एक्सटेंड बाईसाइकिल। मतलब ये जो माउंटेन बाइक है एक्सटेंड्स बाईसाइकिल, इसकी सारी क्वालिटी तो लेकर ही आए। उसके बाद हमने कुछ और भी ऐड कर दिया, क्या, इंट सीट हाइट, void seat height int new value and seat height is equal to new value। ठीक है। वो सब चीजें तो उसमें थी जो एक साइकिल में थी। अब माउंटेन बाइक में आपने एक सीट की हाइट और ऐड कर दी कि ये भी थोड़ी अलग हो उससे, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। नाउ आगे आता है हमारा इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन जावा
इनहेरिटेंस। सबसे पहली क्लास इज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच शेयर, आपने पढ़ा है ऊपर, इसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसा ही है। सुपर क्लास क्या होती है? जो आपकी पेरेंट क्लास है उसी को आप सुपर क्लास बोलते हो। द क्लास हुज फ्यूचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास। और जो इनहेरिट्स कर रहा है वो कौन है? वो चाइल्ड क्लास यानी सब क्लास है। इसके बाद आता है हमारा रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। अभी आपको ऊपर बताया कि रीयूजेबिलिटी कैसे होती है। दैट इज व्हेन यू वांट टू क्रिएट ए न्यू क्लास एंड देयर इज ऑलरेडी ए क्लास दैट इंक्लूड सम ऑफ द कोड दैट वी वांट। We can drive our new class from the existing class by doing this. We are reusing the fields and methods of the existing class. Type of inheritance क्या क्या होते हैं? Single inheritance. It is like a child inheriting qualities from just one parent. मतलब सिर्फ एक पेरेंट की क्वालिटीज उसके अंदर हो। मान लो आप हो, आपकी आंखें, या आप पूरे का पूरे आप अपने पापा पे गए हो या सिर्फ अपनी मम्मी पे गए हो, तो एक उन पे गए हो। तो इन जावा ए क्लास चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम वन सुपर क्लास पेरेंट्स। एग्जांपल है छोटा सा, उसे समझ लो। क्लास पेरेंट है, वॉइड पेरेंट मेथड, यहाँ पे क्या है? पेरेंट्स मेथड है। दूसरा क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की सारी क्वालिटीज के अंदर है। वॉइड चाइल्ड मेथड, चाइल्ड ओवन मेथड, मतलब चाइल्ड के खुद की भी थोड़ी बहुत क्वालिटी है। सेकंड आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दिस इज लाइक ए फैमिली ट्री विद ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अ क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम अ क्लास दैट ऑलरेडी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। इसे समझो कुछ इस तरीके से, जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा की क्वालिटीज जो हैं वो आपके दादा से आई हैं और आप में अपने पापा से आई हैं। ठीक है, सो इसको भी छोटा सा एग्जांपल उससे समझते हैं। क्लास ग्रैंड पेरेंट है, वॉइड ग्रैंड पेरेंट मेथड, ये ग्रैंड पेरेंट्स की क्वालिटीज हैं। नाउ सेकंड है हमारी क्लास पेरेंट एक्सटेंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी क्वालिटीज उनके पेरेंट्स यानी आपके दादा से आई हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्लास आती है हमारी चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट्स, मतलब आप में वो क्वालिटी है जो आपके पेरेंट्स में है। चाइल्ड ओवन मेथड एंड आपकी खुद की भी है। उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इमेजिन वन पेरेंट विद मैनी चिल्ड्रन, वन सुपर क्लास इज इनहेरिटेड बाय मल्टीपल सब क्लासेस। मान लो आप हो और आपका बड़ा भाई है, ठीक है, और आपके पापा हैं। आपके पापा की क्वालिटीज आप में भी हैं और आपके भैया में भी है, या आपकी मम्मी की क्वालिटीज आपके अंदर भी हैं और आपके भैया के अंदर भी हैं। तो पेरेंट्स एक है लेकिन सब क्लासेस दो हैं। छोटा सा एग्जांपल है इसका, इसको भी समझते हैं। क्लास पेरेंट है, वॉइड पेरेंट मेथड्स, यहाँ क्या है? पेरेंट्स मेथड है, यानी पेरेंट्स की क्वालिटीज है यहाँ पे। उसके बाद पहली क्लास आती है चाइल्ड वन एक्सटेंड पेरेंट, मतलब सारी क्वालिटीज जो पेरेंट्स में वो इस वाले चाइल्ड पे है। ठीक है, वॉइड चाइल्ड मेथड, चाइल्ड ओवन मेथड, और उसकी खुद की भी अब इसके अंदर है। अब दूसरा चाइल्ड है, उसकी भी एक्सटेंड पेरेंट्स, वो भी उन्हीं पेरेंट्स की क्वालिटीज को ले रहा है और उसकी खुद की भी है। उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट्स ए मिक्स ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हाउएवर जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली, बट इट कैन बी अचीव्ड थ्रू इंटरफेस। इसका मतलब है दो पेरेंट क्लास की क्वालिटीज एक चाइल्ड में हो ऐसा, लेकिन जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट हो, मतलब माता पिता होते हैं, माता पिता के अलावा ऐसा नहीं कि दूसरे भी माता पिता और हो जाएंगे। एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट्स होते हैं। लेकिन ये चीज पॉसिबल है किस चीज से? अगर आप अचीव करते हो इंटरफेस। इसको समझते हैं, इसका एग्जांपल आपको ये इंटरफेस से है नॉर्मली। तो इंटरफेस पेरेंट वन वॉइड पेरेंट्स मेथड, इंटरफेस पेरेंट टू वॉइड पेरेंट्स टू मेथड। नाउ क्लास चाइल्ड इंप्लीमेंट्स पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, पब्लिक वॉइड पेरेंट्स मेथड, यहाँ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ऑफ पेरेंट्स वन मेथड्स का। पब्लिक वॉइड पेरेंट्स टू मेथड, यहाँ पे हो रहा है इंप्लीमेंटेशन पेरेंट्स टू का। Remember, Java doesn't support multiple inheritance directly, used to the diamond problem, where the compiler can't decide which parent class method to use, but Java use interface to get around this issue. Java multiple inheritance को support नहीं करता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आ जाती है डायमंड प्रॉब्लम, वो क्या होती है वो समझेंगे। Where the compiler can't decide which parent class method is used, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि किस क्लास की क्वालिटीज को यूज किया जा रहा है। बट जावा में हम यूज कर सकते हैं इस चीज को अगर हम इंटरफेस का यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस से मतलब क्या है? व्हेन अ चाइल्ड क्लास इज इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट्स एंड द मेथड फॉर द पेरेंट्स आर सेम, देन चाइल्ड गेट कंफ्यूज्ड अबाउट व्हिच मेथड विल बी कॉल्ड। दिस प्रॉब्लम इन जावा इज कॉल्ड द डायमंड प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है फिर? जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट डायमंड प्रॉब्लम। इंपोर्ट java.io.star, ये आपने पैकेज ले लिया उसका। पेरेंट क्लास वन, क्लास पेरेंट वन, वॉइड फंक्शन system.out.println पेरेंट वन। दूसरा क्या है? पेरेंट क्लास टू,
क्लास parent 2 है, void function system dot out dot println parent 2। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ये आपको ऐसा नहीं कि आपको लिखने हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके आगे इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोथ द क्लास टेस्ट एक्सटेंड पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main string args test t is equal to new test and t function। And above example we have seen that test class is extending two classes parent 1 and parent 2 and it's calling function when it defined in both parent class। So now here it got confused which definition it should inherit, कि किस चीज की डेफिनेशन है, किसकी क्वालिटी मुझे लेनी चाहिए। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज होगी, हम यूज करेंगे इंटरफेस का। सेम हमने वो लिखा कोड import java.io पैकेज ले लिया, इंटरफेस डिक्लेयर किया, इंटरफेस पेरेंट 1 void फंक्शन, इंटरफेस डिक्लेयर्ड इंटरफेस पेरेंट 2 void फंक्शन। Inheritance using interface class test implements parent 1 parent 2 public void main function system.out.println function। दूसरा ड्राइवर क्लास test 1 मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक मेन स्ट्रिंग arg test is equal to new test। अब यहाँ पे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें ऐसा क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक बार इसे यूज करना, ट्राई करना। इसके मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, कुछ समझा दूंगा, कुछ आप खुद करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है और कैसे हम उस चीज को यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। Overloading is like having a mobile phone that can different things when you press the button in different ways. For example, a single click to answer a call and a long press to reject a call. It's the same button, but it does different things based on how you press it. Here's an example. इसी को जो मैंने ऊपर बोला, इसी को मैं जावा प्रोग्राम में लिख रहा हूँ। क्लास मोबाइल फोन है, void प्रेस बटन है, आंसर द कॉल, लेकिन void प्रेस बटन लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबे समय के लिए सदाते हैं तो रिजेक्ट द कॉल if the button is pressed long। नॉर्मल सी चीज है। In this code, press button is overloaded. The mobile phone known what to do based on whether you just press the button or hold it down। अब समझते हैं overriding को। Overriding is when you get a new mobile phone that has a smarter way to handle calls. It does everything the old phone did, but with some improvements. So you decide to use the new method to answer calls because it's better। अब इसको भी एक जावा के प्रोग्राम समझते हैं। क्लास ओल्ड मोबाइल फोन void आंसर कॉल, यहाँ जस्ट आंसर द कॉल था। नाउ क्लास स्मार्टफोन एक्सटेंड ओल्ड मोबाइल फोन। देखो अब स्मार्टफोन्स के अंदर वो सब चीजें तो हैं ही जो ओल्ड मोबाइल फोन्स के अंदर थी, इसके अलावा भी कुछ चीजें और ऐड हुई होंगी। एट द रेट ओवरराइड आप यहाँ पे मतलब यूज कर रहे हो, एंड void आंसर कॉल्स आंसर द कॉल एंड शो कॉलर फोटो, मतलब ये आंसर तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ अब जिसका कॉल आ रहा है उसका फेस आईडी या उसका फोटो भी दिखाएगा। In this code, smart mobile phone overrides the answer call method of old mobile phones. It still answer calls, but now it also show the caller's photo. So the difference between overloading and overriding is overloading happens in the same class and is about having the same method name but with the different parameters. Overriding happens between a parent's class and a child class and is about changing how an inherited method works. In short, overloading is about variety in the same class and overriding is about improvement in the subclass। I hope आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अगला टॉपिक आता है हमारा encapsulation। Encapsulation in Java is a fundamental concept in object oriented programming। जावा में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट रेफर्स टू द बाइंडिंग टुगेदर, जो रेफर्स करता है एक साथ बांधने को, ठीक है, डेटा एंड मेथड, डेटा और मेथड को, दैट ऑपरेट ऑन दैट डाटा विद इन अ सिंगल यूनिट विच इज कॉल्ड अ क्लास इन जावा। क्लास के अंदर ही होती हैं ये सब चीजें, ठीक है। एनकैप्सुलेशन इन जावा इज लाइक हैविंग ए स्पेशल डायरी। इनकैप्सुलेशन जावा में कुछ इस तरीके से जैसे कोई स्पेशल डायरी हो विद अ लॉक, एक ताले के साथ, एक लॉक के साथ। You keep your secret inside it and only you have the key to open it or change what inside। इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं, प्राइवेट वेरिएबल, पब्लिक मेथड, कंट्रोल एक्सेस एंड प्रोटेक्ट डाटा। प्राइवेट वेरिएबल्स मतलब you mark the variables of a class as private। This is like the page of your diary where you write your secrets। Public methods, you create public methods known as getter and setter to read and write the data। This is like having a key to unlock the diary and read or change the contents। Next, control access, you control who can read or change the data। It's like
deciding who you trust to show your diary to. Next, protect data. It keep the data safe from outside interference, just like your diary keep your secret safe from others. Here's an example in Java. Class diary. Now, private variable like a secret in the diary. Private string secret. Public method to read the secret. Public string get secret, return secret. Private भी और public भी. Now, public method to write a secret, यानी setter. Public void set secret string new secret. And secret is equal to new secret. And class secret keeper. Public static void main string creating a diary object. अब आप क्रिएट करते हो तो डायरी माई डायरी इज इक्वल टू न्यू डायरी. राइटिंग अ सीक्रेट माई डायरी डॉट सेट सीक्रेट आई लव जावा. रीडिंग द सीक्रेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द सीक्रेट इज प्लस माई डायरी डॉट गेट सीक्रेट. एग्जाम्पल है. इन दिस एग्जाम्पल डायरी इज अ क्लास with a private variable secret. The method set secret and get secret are like the key to your diary that let you write and read your secret. The secret keeper class show how you can use these methods safely access the diary contents. अब आते हैं इनके सीधा एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे. एडवांटेज क्या है? डेटा प्रोटेक्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रीयूजेबिलिटी होती है एंड कंट्रोल ओवर डाटा. It keeps the data safe and secure from outside interface. You can change the code without affecting other parts of your program. Encapsulated code can be reused across different parts of your application. You can make class read only or write only by using getter and setter method. Next, disadvantage क्या है? Code length. Encapsulation can make your code longer because you need to write extra method, getter and setter. Complexity. It might increase the complexity of the code, especially if not used properly. और उसके बाद आती है परफॉर्मेंस. जितना लंबा कोड होगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस में टाइम लगेगी या परफॉर्मेंस खराब होने के चांसेस होते हैं. मोर इंस्ट्रक्शन मीन्स दैट द प्रोग्राम माइट टेक लॉन्गर टू एग्जीक्यूट. नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक वर्ड हुज मीन्स इज सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर. मतलब एक ऑब्जेक्ट है और उसके डिफरेंट बिहेवियर है. मतलब एक आदमी अगर बहुत सारे काम कर रहा है तो उसके अलग अलग बिहेवियर है. जैसे कि थिंक ऑफ इट एज अ पर्सन हु कैन प्ले डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. लाइक बीइंग अ टीचर एट स्कूल. एक स्कूल में एक टीचर की तरह. अ कुक एट होम. एक खाना बनाने वाला या कुक बोलो से घर पे होता है वो. एंड अ कोच. एक कोच मान लो ऑन द सोकर फील्ड. सोकर जो खेलते हैं उसके फील्ड में. इन जावा polymorphism lets one interface be used for a general class of action and different action are taken based on the specific instance of the class that's used. Type of polymorphism. Compile time polymorphism. Static binding. This happens when the method to be called is determined at compile time. It's achieved through methods overloading and operator overloading. Through Java doesn't support operator overloading. Class calculator है. int add int a int b return a plus b. int add int a int b int c return a plus b plus c. In this example, the odd method is overloaded with different parameter lists. Next, runtime polymorphism. This occurs when the method to be called is determined at runtime. It's achieved through method overloading. इसका example class animal void speak system.out.println the animal speaks. Second, क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल. मतलब डॉग के अंदर एनिमल वाली जो क्वालिटीज ऊपर जो भी है स्पीक बोलने की वो नीचे आ गई. ओवरराइड क्या कर रहा है? वॉइड स्पीक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द डॉग बार्क्स. Okay, here dog override the speak method of animal. When you call the speak method on the animal object, that's actually a dog. The dog's speak method is called. So polymorphism in Java is all about allowing a single action to be performed in different ways. Next, advantages. Code reusability होती है, flexibility होती है, simplicity होती है, and maintainability भी होती है. Next, disadvantage क्या हो जाते हैं इनके? परफॉर्मेंस इशू आता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है और डीबगिंग डिफिकल्टीज भी हमको देखने के लिए मिलती हैं. आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं. इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं उनको कवर करेंगे और 2 टॉपिक्स हमारे पिछले पार्ट के भी रह रहे हैं हम उनको कवर कर लेंगे. एंड आई थिंक आपके एग्जाम्स भी आने वाले होंगे सेशनल्स, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करना. क्वेश्चंस को पुटअप करना कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा और उस क्वेश्चंस को लिख लिख के देखना. जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने पढ़ लिया है अब मुझे याद रह जाएगा या मैं कर लूंगा डायरेक्ट, तो ये चीजें दिमाग से निकाल देना.
थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करो। क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं कहीं से तो उन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन द एंड आपको एग्जाम में बैठ के लिखना ही होगा। सिर्फ आपके समझने से काम नहीं चल जाएगा। समझ आ गया, अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप उसे एग्जाम में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो नहीं माना जाएगा कि आपने उसको याद किया है। आपको अपनी समझ में है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको डिग्री पाने के लिए या अच्छे नंबर गेन करने के लिए उसे लिखना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि अपने नोट्स को अपने हाथों से जरूर लिखा करो। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आपके कॉलेज से मिल रहे हैं कॉलेज से, या आपको यूट्यूब चैनल से मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल से, या क्वांटम से, आप कहीं से भी ले रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लो, उन्हें लिखो, उनके आंसर लिखो कि एग्जाम में आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखना है। एटलीस्ट उन्हें एक बार इस तरीके से लिख लो कि यार इसको मेरे को ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है। उसके बाद आप क्या आते हैं, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स की जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो। वेट मत करो किसी का कि कोई प्रोग्राम्स लेके आएगा तो मैं प्रोग्राम्स करने बैठूंगा। गो टू द यूट्यूब, देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जहां से आप प्रोग्राम्स कर सकते हो, सीख सकते हो, बेसिक्स उठा सकते हो। आप मेरे ऊपर विश्वास रखो कि थ्योरी में आपका एक नंबर का भी नहीं छूटेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप चैनल से पढ़ रहे हो, लेक्चर्स को कंटिन्यू देख रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, अपना आप भी लिख रहे हो, उन्हें बना रहे हो, तो बिलीव मी आपके कहीं नंबर नहीं कटेंगे थ्योरी में। लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज आपको अपने कंप्यूटर पर बैठ के ही मिलेगी। आप अपनी क्लास में जाते हैं, वहां पर यूज करो अपने कंप्यूटर को, उसे लेके बैठ जाओ, कोडिंग स्टार्ट करो, प्रोग्राम लिखो। गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, एरर आ रहे हैं कोई बात नहीं, एक टाइम आने के बाद आप अपने एरर्स को दूर करोगे, चीजें ठीक करोगे। एंड इस चीज को समझो कि इंटरव्यू में आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, आपसे जो प्रैक्टिकली परेशानियां आती हैं लिखते हुए या एरर्स आते हैं उन्हीं के बारे में ही बात की जाएगी कि अगर ये एरर आ जाए तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे सर, ये आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे। तो अभी के लिए तो सिर्फ आपको थ्योरी पे फोकस करना है और अपने प्रोग्राम्स पे फोकस करना है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये चीजें पूछी जाएंगी, तो अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके चलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो आपका पीछे के टॉपिक्स छूट गए उनका और ये वाले टॉपिक्स जो आगे हैं इनके साथ। तब तक के लिए आप अपने नोट्स को रिवाइज करें,